जियोर्ज सोरोस, जो कि इंडिया में लाइमलाइट में तब आए जब उन्होंने पीएम मोदी को अनडेमोक्रेटिक बताया और हिंडनबर्ग की रिसर्च रिपोर्ट को लेकर अदानी ग्रुप को स्टॉक मैनिपुलेशन को लेकर अक्यूज भी किया। और उन्होंने ये भी कहा कि पीएम मोदी का भी फेट वैसा ही होने वाला है जैसा कि अदानी ग्रुप का हो रहा है। जियोर्ज सोरोस, जो रेलवे में कूली का काम करता है और आगे चल के दुनिया का वन ऑफ द टॉप हेज फंड मैनेजर एंड बिलियनियर इन्वेस्टर बनता है। ये सोरोस मैनेजमेंट फंड को भी रन करते हैं, जिसने लास्ट 40 इयर्स में 20% का एनुअल रिटर्न अचीव किया है। सोरोस ने क्वांटम फंड को भी मैनेज किया है, जिसने 1970 से 2000 तक 30% का एनुअल रिटर्न अचीव किया। बट यू नो व्हाट, जैसा कि हिंडनबर्ग करता है, किसी कंपनी के स्टॉक को पहले सेल करना और उसके बाद में उसके अगेंस्ट मार्केट में न्यूज फैलाना, जैसा कि हिंडनबर्ग ने अदानी के साथ किया, और जब वो स्टॉक टूट जाए तो उसे बाय करके पैसा बनाना, ये होती है शॉर्ट सेलिंग। ठीक वैसे ही जियोर्ज सोरोस ने भी बड़ी बड़ी इकोनॉमीज के गिरने में एज अ कैटलिस्ट काम किया और जब वो गिर गई तो उनसे बहुत ज्यादा पैसा बनाया। इस तरह की चीजें करने के लिए बहुत फेमस हैं जियोर्ज सोरोस। इनफैक्ट उन्होंने सिर्फ एक ही दिन में ब्रिटिश पाउंड को गिराकर $1 बिलियन कमाए थे। यस, यू हर्ड इट राइट, $1 बिलियन, वो भी एक ही दिन में। और इसके लिए ही इन्हें द मैन हु ब्रोक द बैंक्स ऑफ इंग्लैंड का खिताब भी मिलता है। जानना नहीं चाहते कि इन्होंने ऐसा कैसे किया? अगर जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना और कहीं भी स्किप मत करना। यूरोप वर्ल्ड वॉर 2 के बाद एक सिंगल करेंसी बनाना चाह रहा था एंड इवेंचुअली 1999 में यूरो के आने के बाद ऐसा पॉसिबल भी हुआ। बट इसकी शुरुआत 1979 में ही हो चुकी थी। बट द प्रॉब्लम वाज 1979 में यूरोपियन कंट्रीज रेडी नहीं थी कि वो अपने खुद के नेशनल करेंसी को गिव अप कर दें। दैट इज व्हाई दे इंट्रोड्यूस्ड एक्सचेंज रेट मैकेनिज्म या ERM, जो यूरोप की करेंसीज को फिक्स रेट से लिंक करता था और अलाउ करता था कि इन कंट्रीज के बीच करेंसीज को लेकर एक्सचेंज की फ्लक्चुएशन ना हो। ERM के आने की वजह से आप अक्रॉस बॉर्डर बिना करेंसी के फ्लक्चुएशन की परवाह किए बिजनेस कर सकते थे। कहने का मतलब ये है कि अगर आपके पास 100 यूनिट जर्मन करेंसी है तो आपके 100 यूनिट जर्मन करेंसी की वैल्यू मोर और लेस 100 यूनिट फ्रेंच करेंसी के इक्वल हो जाएगी। या मैं ये कहूं कि आपके यूरोपियन यूनियन के किसी भी कंट्री के 1 यूनिट करेंसी की वैल्यू किसी भी दूसरी यूरोपियन यूनियन की करेंसी के 1 यूनिट के इक्वल होगी। बट इस करेंसी इंटीग्रेशन का एक नुकसान भी था, जो कि इन यूरोपियन यूनियन की कंट्रीज के नेशनल बैंक्स उठा रहे थे। क्या हुआ कि इकोनॉमी तो इन सारी यूरोपियन यूनियन कंट्रीज की सेम थी नहीं, बट इन सारी कंट्रीज की करेंसी का इंटीग्रेशन हो चुका था। फॉर एग्जांपल, अगर ये कंट्री है A और अगर कंट्री A के करेंसी की डिमांड बढ़ती है तो कायदे से इस कंट्री के करेंसी की वैल्यू भी बढ़ जानी चाहिए। बट चूंकि इन सारी कंट्रीज की करेंसी इंटीग्रेटेड थी तो कंट्री A के नेशनल बैंक को ज्यादा से ज्यादा करेंसी सेल करनी पड़ती थी ताकि डिमांड एंड सप्लाई का गेम बराबर डिस्ट्रीब्यूटेड रहे। और अगर इस कंट्री A की करेंसी की डिमांड गिरती थी तो उस कंट्री के नेशनल बैंक को ज्यादा से ज्यादा अमाउंट में करेंसी खरीदनी होती थी। ये बैंक्स को इसलिए करना पड़ता था ताकि एक कंट्री के करेंसी की वैल्यू दूसरे कंट्री की करेंसी के वैल्यू से ज्यादा डेविएट ना हो। इसी बीच ब्रिटेन ने भी 1990 में ERM ज्वाइन कर लिया और जब उन्होंने ERM को ज्वाइन किया तब वो ऑलरेडी रिसेशन से गुजर रहे थे। और जब कंट्री रिसेशन में होती है तो बैंक्स इंटरेस्ट रेट्स को कट करते हैं ताकि लोग ज्यादा से ज्यादा बैंक से पैसा लें और इकोनॉमिक एक्टिविटी को सस्टेन कर सकें। बट ERM के आने की वजह से बैंक ऑफ इंग्लैंड ऐसा नहीं कर पा रहे थे। पाउंड ऑलरेडी एक बहुत ही वीक करेंसी बन चुका था। बट अगर इस टाइम पर बैंक ऑफ इंग्लैंड इंटरेस्ट रेट्स कट करता तो ब्रिटिश इकोनॉमी सर्वाइव कर पाती, पर इंटरेस्ट रेट कम करने की वजह से ब्रिटिश पाउंड की वैल्यू गिर जाती और करेंसी की वैल्यू गिरने की वजह से कंट्री को ERM छोड़ना पड़ता, क्योंकि इंग्लैंड की करेंसी की वैल्यू दूसरे किसी करेंसी के वैल्यू से बहुत ही ज्यादा गिर जाती और उसे सस्टेन करने के लिए और ज्यादा डेविएट ना होने देने के लिए इंग्लैंड ऐसा नहीं कर रहा था। और इसी वजह से ब्रिटेन ने इंटरेस्ट रेट्स काफी हाई रखे थे ताकि पाउंड की वैल्यू बाकी सारी करेंसी से मेंटेन रहे और ज्यादा डेविएट ना करे। चूंकि कंट्री रिसेशन में थी तो पाउंड की वैल्यू ऑलरेडी बहुत गिर रही थी और इसके वजह से बैंक ऑफ इंग्लैंड ज्यादा से ज्यादा पाउंड खरीद रहा था, जिसमें वो अपना मोस्ट ऑफ द फॉरेन रिजर्व्स लूज कर रहा था। बट इससे भी इंग्लैंड को ज्यादा फायदा नहीं हुआ और इस बात की भनक जियोर्ज सोरोस को लग गई थी। उन्हें पता चल गया था कि पाउंड अभी और गिरने वाला है और फिर जियोर्ज सोरोस ने आग में
में घी बनने का काम किया। उन्हें पता था कि पाउंड को एक बैड न्यूज चाहिए और इसके बाद पाउंड बहुत ही बुरी तरह से गिरने लगेगा, इतना गिरने लगेगा कि इसका संभालना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि वो जानते थे कि ट्रेडर्स ऐसी ही बैड न्यूज का इंतजार कर रहे हैं। और फिर उन्होंने अगस्त 1992 में पाउंड के अगेंस्ट मार्केट में अपनी पोजीशन बनानी शुरू की। उन्होंने ज्यादा से ज्यादा पाउंड शॉर्ट सेल करना शुरू कर दिया। उन्होंने बड़े बड़े बैंक्स के पास जाना शुरू किया और उनसे इंटरेस्ट पर पाउंड बोरो करना शुरू कर दिया, और फिर वो फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में जाते और पाउंड को सेल कर दिया करते थे, ताकि जब पाउंड गिरे तो वो सस्ते दामों पर पाउंड को खरीद सकें और इस बीच के डिफरेंस से अपना प्रॉफिट बना सकें। और ऐसे ही वो बड़े बड़े बैंक्स के पास जाते और बहुत सारा पैसा एक्यूमुलेट करने लगते। और फिर उन्होंने 16 सितंबर को ओपन मार्केट में एक ही बार में $10 बिलियन तक के इक्विवेलेंट पाउंड सोल्ड कर दिए और बैंक ऑफ इंग्लैंड को एक झटका लगा। जॉर्ज सोरोस के $10 बिलियन के पाउंड सेल करने की वजह से पाउंड की वैल्यू मार्केट में गिरने लगी। बैंक ऑफ इंग्लैंड ने बहुत कोशिश की कि वो पाउंड खरीद करके एक इक्विवेलेंट पोजीशन बना सकें, बट एज जॉर्ज सोरोस और अदर डिफरेंट ट्रेडर्स पाउंड सेल पे सेल ही कर रहे थे, तो बैंक ऐसा नहीं कर पा रहा था और इन दी एंड बैंक ऑफ इंग्लैंड को हार माननी पड़ी और फिर उन्हें पाउंड को डीवैल्यू करना पड़ा और ERM से पाउंड सस्पेंड हो गया। और इस सिंगल एक्ट से जॉर्ज सोरोस ने $1 बिलियन कमाए और इसके बाद उनको खिताब मिला द मैन हु ब्रोक द बैंक्स ऑफ इंग्लैंड। जॉर्ज सोरोस ऐसा कई बार कर चुके हैं। ये ग्रेट इकोनॉमीज को गिराने के लिए एज अ कैटलिस्ट काम करते हैं और फिर इस काम से अपना मुनाफा बनाते हैं। हो सकता है कि इनके इंडियन PM और अदानी ग्रुप को लेकर इस तीखे कमेंट का मतलब इकोनॉमी को गिराना हो और उस गिरती हुई इकोनॉमी में काफी ज्यादा पैसा बनाना हो, जैसा कि हिंडनबर्ग ऑलरेडी अदानी ग्रुप में कर चुका है और जॉर्ज सोरोस इंग्लैंड में। जॉर्ज सोरोस डिफरेंट कंट्री में डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन को फंड करते हैं ताकि उस कंट्री में कुछ डिसरप्शन हो सके, और ये उस डिसरप्शन से पैसा बना चुके हैं। इनफैक्ट जॉर्ज सोरोस इजराइल में ऐसी ऑर्गेनाइजेशन को फंड करते हैं जो इजराइल की एग्जिस्टेंस को डिनाई करती है। जॉर्ज सोरोस हंगरी से बिलोंग करते हैं, बट उनकी खुद की कंट्री ने 2018 में एक लॉ पास किया स्टॉप सोरोस लॉ के नाम से, जिसके अकॉर्डिंग वो हंगरी में किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को फंड नहीं कर सकते। कहा जाता है कि एशियन फाइनेंशियल क्राइसिस में भी इनका बहुत बड़ा हाथ है। इन्हें कई बार थाईलैंड, मलेशिया, इंडोनेशिया, जापान, रशिया जैसी इकोनॉमीज को कोलैप्स करने के लिए एक्यूज भी किया गया है, जिसके बारे में खुद ये एक इंटरव्यू में कहते हैं कि मैं यहाँ पैसा कमाने के लिए हूँ और मेरे पैसा कमाने की वजह से क्या सोशल कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं इससे मुझे फर्क नहीं पड़ता। जॉर्ज सोरोस एक ऐसे आदमी हैं जो काफी पॉलिटिकल हैं और पॉलिटिकल सिचुएशंस को ये काफी बार अपने फायदे के लिए यूज करते हैं, और इस ही वजह से एस जयशंकर साहब ने इन्हें डिसरप्टर कहा। बट सवाल ये है कि क्या ये इंडियन इकोनॉमी को डिसरप्ट कर सकते हैं? तो इसका आंसर है बिल्कुल भी नहीं, एंड आई विल टेल यू व्हाई। आने वाले टाइम में इंडियन इकोनॉमी स्ट्रॉन्ग एंड पावरफुल ही नहीं होगी, बल्कि इंडिया वर्ल्ड का इकोनॉमिक सुपर पावर भी होने वाला है, और इसमें सबसे पहले इंडिया का साथ देने वाला है यूएस इटसेल्फ। नॉट बिकॉज यूएस इंडिया पर कोई एहसान करना चाहता है, बट बिकॉज यूएस को साउथ एशिया में चाइना को टैकल करने के लिए एक प्लेयर चाहिए, और वो प्लेयर है इंडिया। यूएस के चाइना के साथ पास्ट में कई सारे कॉन्फ्लिक्ट्स हो चुके हैं, फ्रॉम कोरियन एंड वियतनाम वार टू वेरी रिसेंट ट्रेड वॉर। अमेरिका को ये बात भली भांति पता है कि पास्ट में इंडिया ने चाइना को कितना स्ट्रांगली डील किया है। एग्जाम्पल है धोकलाम, और अमेरिका को लगता है कि साउथ एशिया में इंडिया अमेरिका की पकड़ बनाने में काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है। नॉट ओनली दैट, इंडिया दुनिया की 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है। इंडिया परचेजिंग पावर पैरिटी में 3rd पोजीशन पर आता है, विच फॉरदर मींस इंडियन करेंसी की वैल्यू वर्ल्ड मार्केट में एक फिनोमिनल पोजीशन रखती है। शायद यही वजह है कि जॉर्ज सोरोस ने इंडिया के ऊपर इतना बड़ा और इतना बुरा कमेंट किया, ताकि वो इंडियन करेंसी को गिरा सकें, और अगर करेंसी गिर जाएगी तो उन्हें का ज्यादा मुनाफा होगा। और यही नहीं, इंडिया ग्लोबल इकोनॉमी में 7.2% का कंट्रीब्यूशन करता है, एंड इट इज वन ऑफ द रीजन कि दुनिया की सारी बड़ी कंपनीज चाइना से इंडिया की तरफ शिफ्ट कर रही हैं और इंडिया के अंदर हेविली इन्वेस्ट कर रही हैं। एप्पल एंड सैमसंग इनके सबसे बड़े एग्जांपल्स हैं। इंडिया की एवरेज एज है 29 इयर्स, चाइना की 37 इयर्स एंड जापान की 48। इंडिया में 50% लोग ऐसे हैं जिनकी एज 25 ईयर्स से कम है, एंड 65% लोग ऐसे हैं जिनकी एज 35 ईयर्स से कम है। इंडिया के पास कंपैरेटिवली यंगर पॉपुलेशन ज्यादा है, जो कि डेफिनेटली इन फ्यूचर इंडियन इकोनॉमी को सुपर पावर बनाने में काफी कंट्रीब्यूट करने वाली है। इंडिया दुनिया का 3rd लार्जेस्ट यूनिकॉर्न हब बन चुका है विद मोर देन 100 यूनिकॉर्न्स। यूनिकॉर्न्स ऐसी कंपनी होती है जिनकी वैल्यूएशन $100 बिलियन से ज्यादा होती है, which means इंडिया में स्टार्टअप इकोसिस्टम एंड बिजनेस माइंडसेट डेवलप हो रहा है।
विच फॉर मीन्स बाहर के देशों से इंडिया में काफी ज्यादा अमाउंट में इन्वेस्टमेंट आ रही है। तो अब आप जरा सोचिए, जब पूरी दुनिया इंडिया पर बैट कर रही है तो क्या सिर्फ जॉर्ज सोरोस के एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट की वजह से इंडिया का डाउनफॉल शुरू हो सकता है? और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक जरूर करना और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। और अगर आपको इंडियन इकोनॉमी की ग्रोथ और जॉर्ज सोरोस के बारे में कुछ भी कहना हो तो कमेंट सेक्शन खुला है, आप इनके बारे में वहां कुछ भी लिख सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।